मुखियापुर गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। एक पुरानी सी झोपड़ी में लोहार माधव अपनी पत्नी राधा और बेटी चमकी के साथ रहता था। वो अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी राधा ने चिंता से उसे कहा, आखिर कब तक हम गरीबी में जीवन बसर करते रहेंगे माधव? आपके पास वो ताकत है जो लोहे को भी झुका दे, लेकिन हमारी आमदनी ना के बराबर है। अरे धैर्य रखो राधा, धैर्य। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है ना, उसकी किस्मत जरूर बदलती है। और मुझे यकीन है मेरा समय भी बदलेगा, देखना। गांव वाले हर बात पर सलाह लेने आते हैं तुमसे, लेकिन किसी को भी तुम्हारी गरीबी पर तरस नहीं आता। हाँ, मैं लोहार हूं राधा, पर हाथ फैलाना नहीं जानता। हाँ, गांव वाले मुझसे सलाह लेने इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे लालच नहीं है। जिस दिन लालच आ गया, मैं भी औरों के जैसा हो जाऊंगा, समझी ना? चलो अब मैं जाता हूं। माधव अपने औजार उठाकर दुकान की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद माधव दुकान पर बैठा ही था कि गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे माधव अरे भाई, मेरे घोड़े की नाल टूट गई है, क्या ठीक कर दोगे क्या? अरे मुखिया जी, ये भी कोई पूछने की बात है? यही तो मेरा काम है। चलिए, शाम को खुद नाल ठीक करके आपके घर ले आऊंगा, ठीक है ना? अरे लेकिन इस बार क्या है ना कि माधव, मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, अभी कीमत नहीं दे पाऊंगा। ओहो, अगर देंगे तो अच्छा, नहीं देंगे तो और अच्छा, कोई बात नहीं। अरे आप गांव के मुखिया हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ, वाकई में तुम सचमुच में बहुत अच्छे लोहार हो माधव। जैसा तुम्हारा काम साफ है, वैसे ही तुम्हारा मन साफ है। गांव में और भी लोहार हैं, लेकिन कोई भी तुम जैसा नहीं है। चलो, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। माधव काम में लग गया। अब शाम ढलने लगी थी। माधव लोहार मुखिया के घोड़े की नाल ठीक करके धीरे धीरे उसकी हवेली की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुखिया बलदेव और सुखदेव के साथ किसी गंभीर चर्चा में डूबा हुआ था। मुखिया ने माधव को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अच्छा हुआ माधव जो तुम आ गए। मैं तो अपने नौकर को तुम्हें बुलाने के लिए भेजने ही वाला था। माधव ने चारों ओर की गंभीरता को भांप लिया और संजीदगी से बोला, क्या बात क्या है मुखिया जी? आपके बलदेव चाचा और सुखदेव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, क्या बात है? हाँ, तुम सही समझे माधव। तुम तो हमेशा से समझदार रहे हो और तुम्हारी सलाहों ने गांव का भला ही किया है हर बार। तभी बलदेव ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, असल में बात यह है माधव कि गांव की सीमा पर एक भेड़िया दिखाई दिया है, मगर यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं है। कद काठी में बड़ा, आंखों में खून की प्यासी चमक, और अब तक कई यात्रियों को मार चुका है वो। हाँ, और अब गांव वाले डरे हुए हैं, कोई भी यात्रा करने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसीलिए व्यापार ठप पड़ गया है। हम सोच रहे थे कि हम सब गांव वाले मिलकर इसे खत्म कर दें। राज दरबार को भी खबर भेजी थी वैसे तो, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब हम सबको ही कुछ न कुछ करना होगा। यही तो बात है। तो अब तुम बताओ माधव, क्या किया जाए? माधव लोहार कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। फिर वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, देखिए, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हैं? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब यह है कि हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? हाँ, देखिए मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो भेड़िया आम भेड़ियों के जैसा नहीं है। कहते हैं उसमें चीते जैसी फुर्ती है और उसके दांत शेर से भी पैने हैं। अगर हम गांव वाले यूं ही बिना योजना के उसकी ओर गए ना, तो हमारी एक छोटी सी गलती हम सबको मौत के घाट उतार सकती है।
और अगर वो गलती हो गई तो वो भेड़िया गांव के भीतर आ जाएगा अलग से। फिर हम सबके लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो माधव। अब मुझे भी लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तब तक गांव वालों से कह दीजिए मुखिया जी कि कोई भी गांव की सीमा की ओर ना जाए, भूल से भी नहीं। चलिए, नमस्ते। माधव इतना कहकर वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही माधव की आंख खुली, उसने देखा कि मुखिया उसके घर में खड़ा था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अरे, तुमने जो कल कहा था वो एकदम सही निकला माधव। गांव की सीमा से एक शिकारी दल गुजर रहा था। उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो शिकारी बहादुर निकले। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उस भेड़िए को मार गिराया। हाँ, लेकिन शिकारी ने बताया कि वो भेड़िया आम भेड़िया नहीं था। उसे मारने में उनके भी पसीने छूट गए। अगर हम गांव वालों को भेज देते तो शायद, बाप रे बाप, कोई भी लौट के नहीं आता। माधव, वाकई में तुम्हारी सूझबूझ ने हम सबको बचा लिया है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। माधव लोहार अपने औजारों के साथ दुकान पर चला गया। वो हाथ में एक टेढ़े मेढ़े लोहे के टुकड़े को थामकर हथौड़े से उस पर बार बार चोट करने लगा। तभी वहां गांव का युवक रतन आ पहुंचा। माधव, मेरे घोड़े की नाल टेढ़ी हो गई है, इसे अभी ठीक कर दो। हाँ, कुछ देर में कर दूंगा। घोड़े की नाल यहाँ छोड़ दो, मैं बना दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये नाल मुझे अभी चाहिए। मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। माधव का हथौड़ा हवा में ही रुक गया। वो चौंककर रतन की ओर देखने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे उस नाल पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वो नाल को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। तुम व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हो ना? हाँ, ये तो सारा गांव जानता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक लोहार हूं और लोहे को बड़े अच्छे से पहचानता हूं। ये जो नाल तुम लेकर आए हो, ये सामान्य नाल नहीं है। ये विजयनगर राज्य में बनाई जाती है, खास तौर पर वहां के राजा भैरव के सेनापति के घोड़ों के लिए। और तुम जानते हो ना, केशव नगर और विजयनगर में कितनी पुरानी दुश्मनी है। राजा विक्रम और राजा भैरव एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और दोनों राज्यों के लोगों का एक दूसरे की सीमा में आना जाना मना है। तो फिर रतन, ये नाल तुम्हारे पास कैसे आई? रतन अचानक घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने काम से काम रखो माधव, फालतू की बात ना करो। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। अरे क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है, हैं? मुखिया जी, रतन झूठ बोल रहा है। कहता है कि यह व्यापार के लिए बाहर जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदमी विजयनगर के राजा भैरव का जासूस है। अरे, माधव ने मुझे पहचान लिया, लेकिन अगर राजा विक्रम को पता चल गया तो वो तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। हाँ। मुखिया चुप रहा, फिर माधव की तरफ देखकर बोला, माधव, बताओ तुम क्या सुझाते हो? देखिए मुखिया जी, आपको राजा विक्रम को इस बात की सूचना देनी चाहिए या फिर रतन को खुद राजा विक्रम के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राजा विक्रम को शक हुआ तो वो पूरे गांव को सजा देंगे। मुखिया थोड़ी देर सोचते हुए बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहां बात एक परिवार की जान का है। मैं ये राज अपने सीने में रखूंगा, रतन से एक वादा लेकर कि अब वो कोई जासूसी नहीं करेगा।